आज इस वीडियो में हम मोस्ट रिक्वेस्टेड चैप्टर को कवर करने वाले हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। वैसे तो मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं कि सेल होता क्या है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगी। बट उससे पहले आई वांट टू आस्क सम क्वेश्चन। आपने कभी सोचा है कि लिविंग बीइंग्स में ऐसा क्या प्रेजेंट होता है कि वो सब कुछ कर सकते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर सकते हैं? जैसे वो ग्रो कर सकते हैं, वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, रिस्पिरेशन, डाइजेशन जैसे प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं। और ऐसी क्या चीज़ है जो इन एनिमेट थिंग के पास नहीं है, मतलब कि नॉन लिविंग थिंग्स के पास नहीं है और लिविंग थिंग्स के पास है, और वही चीज़ डिफरेंस क्रिएट करती है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में। तो वो चीज़ है सेल। और इस चैप्टर में हम सेल के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। सेल को हम कहते हैं द यूनिट ऑफ लाइफ। ये क्यों कहते हैं ये आगे हम पढ़ेंगे। सेल के बेसिस पे कितने टाइप्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सेल से बने हुए होते हैं और जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है वो एक ही सेल परफॉर्म करता है, जैसे बैक्टीरिया, ईस्ट। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा सेल से बने हुए होते हैं। अब वो एक से ज़्यादा मिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स भी हो सकते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमें डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है, मतलब कुछ सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स सेम वर्क परफॉर्म करते हैं, जो कि हम पिछले चैप्टर में पढ़कर आ चुके हैं। इसका एग्जाम्पल एनिमल हो जाएगा। इतना ज़्यादा सेल 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 हो रहा है तो हमें पहले पता होना चाहिए कि सेल को डिस्कवर किसने किया था। सबसे पहले डेड सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। कॉर्क में इन्होंने सेल को ऑब्जर्व किया था और उन्होंने ही नेम सेल रखा। सेल एक लैटिन वर्ड से आया हुआ है जिसकी मीनिंग होती है जो हनीकॉम्ब होती है उस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। एंटोन वॉन लुइनहॉक ने फर्स्ट टाइम लिविंग सेल को देखा था और उसके बाद भी 2 साइंटिस्ट आए। 1838 में स्क्लेडन एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने बताया जितने भी प्लांट्स हैं वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल से बने हुए हैं। उसके बाद 1839 में श्वान एक जर्मन जूलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, वो प्लांट्स हैं, वो एनिमल्स हैं, सभी सेल से बने हुए हैं। और सेल के पास एक थिन आउटर लेयर होती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्लांट सेल के पास एक यूनिक कैरेक्टर होता है सेल वॉल, जो कि एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट हो। अब ये दोनों साइंटिस्ट मिले और फिर हमें दिया सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में 3 पॉइंट है, तो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है सेल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जिस टाइप से बिल्डिंग में एक ब्रिक होती है, ठीक है, बहुत सारी ब्रिक से एक वॉल बनती है, फिर वॉल से रूम बनता है, फिर ऐसे बहुत सारे रूम से बिल्डिंग बनती है, उसी टाइप से हमारे ह्यूमन बॉडी में या लिविंग थिंग्स में बहुत एक सेल होता है और फिर वो बहुत सारे सेल से टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम, और फिर वो पूरी एक ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। तो हुआ ना सेल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, हुआ ना। अब बात आती है फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो देखो हमारी ह्यूमन बॉडी में फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम्स, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है, फिर ऑर्गन बहुत सारे टिश्यूज से मिलकर बना हुआ है, टिश्यूज बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ है, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि जब एक एक सेल अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तभी ऑर्गन सिस्टम अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और ह्यूमन बॉडी अच्छे से चल रही है, ठीक है। तो इसी वजह से हम सेल को यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ भी है और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी है। जो सेकंड पॉइंट है सेल थ्योरी का वो ये है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी सेल से बने हुए होते हैं। अब इन 2 साइंटिस्ट ने मिलकर सेल थ्योरी तो दी, लेकिन ये दोनों मिलकर ये नहीं बता पाए कि सेल बनते कैसे हैं। तो यहीं पर एक दूसरे साइंटिस्ट आते हैं, रुडोल्फ विर्को या रुडोल्फ विर्चो, ठीक है। 1855 में इन्होंने दिया ओमनी सेलुला ई सेलुला, दैट मीन्स ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी सेल्स होते हैं वो पुराने सेल से ही बने हुए होते हैं। जैसे ये एक सेल है, अब ये सेल
एक स्टेज आएगी जब ये सेल अपने आप को डिवाइड करेगा। ये जब डिवाइड करेगा तो 2 सेल बन जाए। अब हम 3 बेसिक चीज़ें सेल की पढ़ने वाले हैं जो सभी सेल में प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि सेल वॉल, ये सभी प्लांट सेल में और फंगी सेल में प्रेजेंट होती है। एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होती है लेकिन प्लांट सेल में होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं और ये सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में प्रेजेंट होती है। ये आउटर कवरिंग होती है सेल की। अभी आप ये सेल है, ठीक है, तो इस सेल के अंदर कुछ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है और उसके अंदर कुछ ऑर्गेनली एम्बेडेड है, ठीक है। तो ये जो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है इसको हम साइटोसोल बोलते हैं और ऑर्गेनली इन दोनों को, मतलब साइटोसोल और ऑर्गेनली इसको मिलाकर हम इसको साइटोप्लाज्म बोल देते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर, मतलब साइटोसोल के अंदर जो ऑर्गेनलीज होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड और मेम्ब्रेन बाउंड। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है, मतलब दोनों में ही। जैसे कि राइबोसोम्स, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में भी होते हैं। लेकिन ये जो एक एग्जांपल है सेंट्रोसोम, सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है, जैसे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेटस, लाइसोसोम्स के आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। साइज एंड शेप ऑफ द सेल, इस स्लाइड में देखो आपको जो भी लर्न करना है, लेकिन जो मेन चीज है वो मैं आपको बता देती हूँ। स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा है, लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी नर्व सेल है और लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग है, ठीक है। उसके बाद अभी हमने पढ़ा था यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। तो पहले तो आप समझ लो यूकैरियोटिक सेल्स में एक डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज भी नहीं प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। इन सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर है जो कि सेल को मूवमेंट में हेल्प करता है और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर वो है जिस टाइप से हमारा बोन स्केलेटल बॉडी को शेप देता है, उसी टाइप से सेल में भी साइटोस्केलेटल होता है जो कि सेल्स को स्ट्रक्चर देता है। जेनेटिक मटेरियल वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है पैक होकर अच्छे से। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं, सेम से नहीं लगते हैं। उनका स्ट्रक्चर, उनका कलर, उनका साइज फंक्शन टू फंक्शन डिफर करता है, वेरी करता है। जितने भी सेल्स होते हैं वो कुछ कंपोनेंट से मिलकर बने हुए होते हैं और वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, अपने अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं और उसी कंपोनेंट्स को हम ऑर्गेनलीज बोलते हैं। तो अब देखो यूकैरियोटिक सेल में हमें जो मेन 2 सेल्स पढ़ने हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। एनिमल सेल्स में वैक्यूल छोटे होते हैं और एक से ज़्यादा होते हैं। प्लांट सेल में वैक्यूल एक ही होता है लेकिन बड़ा होता है। एनिमल सेल में गोल्गी एपैरेटस एक ही जगह पर पाई जाती है और जो प्लांट सेल में गोल्गी एपैरेटस है वो अलग अलग होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। और प्लांट सेल की गोल्गी एपैरेटस को हम डिक्टियोसोम बोलते हैं। एनिमल सेल्स में प्लास्टिड एब्सेंट होती है। प्लास्टिड क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। प्लास्टिड एब्सेंट होती है एक्सेप्ट यूग्लिना। यूग्लिना एक ऐसा एनिमल है जिसमें प्लास्टिड प्रेजेंट होती है, ठीक है। बाकी प्लांट सेल में तो प्लास्टिड प्रेजेंट होती ही है। तो अब जितने भी ऑर्गेनलीज हैं, जितने भी मेम्ब्रेन हैं, उनको पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। थिन होती है, डेलिकेट होती है, लिविंग होती है और सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। सिलेक्टिवली परमेएबल होती है, मतलब ये खुद सिलेक्ट करनी है क्या चीज़ें सेल के अंदर आनी है, क्या चीज़ें सेल के बाहर जानी है, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन से सब्सटेंस का मूवमेंट भी होता है इन एंड आउट ऑफ द सेल, ठीक है। तो जो मूवमेंट होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, डिफ्यूजन और ओस्मोसिस। जो गैसियस एक्सचेंज होता है बिटवीन सेल एज वेल एज सेल एंड इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, उसे हम डिफ्यूजन बोलते हैं। वहीं पर अगर सेम चीज़ हो रही है लेकिन वाटर एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, गैसियस एक्सचेंज नहीं वाटर एक्सचेंज हो रहा है, तो उसे हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। ये दोनों ही हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में काम करते हैं, ठीक है।
हाइपोटोनिक सोल्यूशन में सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, सोल्यूट कम होता है। सॉल्वेंट और सोल्यूट नहीं समझ में आया होगा, ठीक है। मान लो आप शरबत बना रहे हो और जो चीनी आपने ली है, शुगर, वो आप बहुत ज़्यादा नहीं लेते हो, राइट। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 स्पून 2 स्पून लेते हो और पानी ज़्यादा रखते हो। तो जो पानी है, जो ज़्यादा क्वांटिटी में रखी गई है, उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो बहुत ही कम क्वांटिटी या अमाउंट में रखी गई है, उसको हम सोल्यूट बोलते हैं। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, मतलब कि पानी ज़्यादा होता है। तो जो पानी उसके सराउंडिंग में है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा, जिसकी वजह से सेल स्वेल कर जाएगा। तो आपको ये बात याद रखनी है कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन में सेल स्वेल करता है। हाइपरटोनिक इसी का अपोजिट हो जाएगा, सॉल्वेंट कम है, सोल्यूट ज़्यादा है, सेल में ज़्यादा कंसंट्रेशन में वाटर प्रेजेंट है, तो ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेल श्रिंक कर जाएगा। आइसोटोनिक सोल्यूशन में सॉल्वेंट और सोल्यूट सेम क्वांटिटी में होते हैं और सेल भी सेम साइज का रहता है, मतलब ना वो बहुत ही ज़्यादा स्वेल कर जाता है और ना ही वो श्रिंक करता है। अब ये जो ट्रांसपोर्ट है वो होता कैसे है या कितने टाइप्स के होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में? 2 टाइप्स के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। सबसे पहले पैसिव पढ़ते हैं। पैसिव में जो मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, इसमें कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती है, ये अक्रॉस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, ठीक है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट था उसको फॉलो करता है। अब पैसिव भी 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल और फैसिलिटेटेड। सिंपल में पार्टिकल्स डायरेक्टली मेम्ब्रेन से मूव करते हैं, ठीक है। लेकिन फैसिलिटेटेड नाम से क्या पता चल रहा है कि इसमें कुछ फैसिलिटी मिल रही है, ठीक है। तो इसमें जो प्रोटीन्स होती हैं वो हेल्प करती हैं पार्टिकल्स को मूव करने में अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है। जो दूसरा टाइप है वो है एक्टिव, और इसमें जो मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का अक्रॉस मेम्ब्रेन, इसमें एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, मतलब जो हायर टू लोअर नहीं होता है, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन में जाता है। अब इसके लिए एनर्जी इसीलिए चाहिए होती है क्योंकि ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट था उसके अगेंस्ट जाना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होगी। कैरियर प्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन की होती है वो पंप की तरह एक्ट करती है और एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करती है। अब देखो इन दोनों ही टाइप्स के एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। रूट्स में जब हम वाटर डालते हैं तो रूट्स में बहुत ज़्यादा वाटर हो जाता है और फिर वो वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। तो जो वाटर का ट्रांसपोर्ट है उसे हम पैसिव बोलेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। लेकिन जो मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट है रूट्स के द्वारा उसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे, बिकॉज सॉइल में बहुत ज़्यादा मिनरल्स नहीं प्रेजेंट हैं, ठीक है। वो थोड़े बहुत ही मिनरल्स हैं जो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन आ रहे हैं, इसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे और इसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स और प्रोटीन से बने हुए होते हैं। लिपिड्स की बाई लेयर होती है, मतलब कि 2 लेयर होती है। अब लिपिड की थोड़ी सी आप बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, तो हम देख लेते हैं कि लिपिड कितने टाइप्स की होती है ताकि आपको समझ में आ जाए। पहले तो नॉन पोलर, फिर पोलर और एम्फीपैथिक टाइप की लिपिड्स होती हैं। नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक होती है, वाटर हीटर, ठीक है। पोलर हाइड्रोफिलिक होती है, वाटर लवर होती है। एम्फीपैथिक इस टाइप की लिपिड्स में जो हेड होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब कि वाटर हीटर, और जो टेल होती है वो हाइड्रोफिलिक होती है, मतलब कि वाटर लवर। प्रोटीन्स जो होती हैं वो कॉन्टिन्यूअस बाई लेयर लिपिड में एम्बेडेड होती हैं, कुछ पूरी तरीके से एम्बेडेड होती हैं, कुछ बाहर निकली हुई होती हैं, ठीक है। अब हमको क्या लगता है कि लिपिड की बाय लेयर है तो लिपिड ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं है। आरबीसी जो होता है उसमें 50% से ज़्यादा प्रोटीन होते हैं, तो सेल टू सेल डिपेंड करेगा कि लिपिड ज़्यादा रहेगा या फिर प्रोटीन। अब एक मॉडल हम समझते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, फ्लूइड मोज़ेक। फ्लूइड का मतलब हो जाएगा लिपिड और मोज़ेक का मतलब हो जाएगा प्रोटीन। जिस तरीके से मोज़ेक डिज़ाइन होती है उसी टाइप से हमें बताया गया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती हैं, ठीक है। अब इसे पॉस्टुलेट किया था सिंगर एंड निकल्सन ने। अब इन्होंने बताया था प्रोटीन आइसबर्ग्स इन द सी ऑफ लिपिड्स, मतलब कि एक सी है लिपिड का और इसमें प्रोटीन आइसबर्ग्स है, ठीक है। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसमें अलग अलग टाइप्स की प्रोटीन होती हैं और लिपिड्स तो हमने देख ही लिया है।
तो लिपिड्स के पास वीक बॉन्ड्स होता है जो कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन, सिक्रीशंस में भी हेल्प करता है और लिपिड सेल जंक्शन की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन पढ़ें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटेक्टिव कोट होती है, ठीक है। अब मूवमेंट भी इसमें होता है और फ्लेक्सिबिलिटी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती है, जिसकी वजह से अमीबा जैसे ऑर्गेनिज्म अपना फूड इंगल्फ कर पाते हैं। अब हम सेल वॉल पढ़ते हैं। मैं आपको पहले बता दूं, प्लांट सेल, फंगी सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, ठीक है। सेल वॉल प्लांट सेल, फंगी सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। एक रिजिड कवरिंग होती है आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है, जैसा कि अभी मैंने बताया। नॉन लिविंग होती है, रिजिड होती है और फुल्ली परमिएबल होती है, मतलब सबको परमिशन दे देती है, तुम जाओ अंदर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम कौन हो, ठीक है। मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। तो दो टाइप्स की हमें पढ़नी है। प्राइमरी सेल वॉल, ये यंग प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और ये कैपेबल ऑफ ग्रोथ होती है, मतलब ग्रोथ कर सकती है। अब जैसे जैसे सेल मैच्योर होता है वैसे वैसे प्राइमरी सेल वॉल डिमिनिश हो जाती है। प्राइमरी सेल वॉल बनी हुई होती है लूज नेटवर्क ऑफ सेलुलोज से, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। जैसे जैसे सेल मैच्योर होती है वैसे वैसे सेकेंडरी सेल वॉल बनना शुरू हो जाती है प्लांट सेल में। ये जो सेल मेम्ब्रेन है और जो प्राइमरी सेल वॉल है उसके बीच में सेकेंडरी सेल वॉल बनती है, ठीक है। सेलुलोज और लिग्निन से बनी हुई होती है। ये प्राइमरी सेल वॉल के कंपैरिजन में ज़्यादा थिक होती है और ज़्यादा हार्ड होती है। मिडिल लेमेला, मिडिल लेमेला क्या होता है, जो दो सेल्स की लेयर्स होती हैं, दो सेल्स के बीच में जो लेयर्स होती हैं उन्हें हम मिडिल लेमेला बोलते हैं। ये कैल्शियम पैक्टेट से बनी हुई होती हैं। अब एक चीज़ हमें सेल वॉल में पढ़ना है, प्लाज्मोडेस्मेटा। सेल वॉल और मिडिल लेमेला में जो टाइनी होल्स होते हैं जिससे कि साइटोप्लाज्म दो सेल का कनेक्ट हो सकता है, उसे हम प्लाज्मोडेस्मेटा बोलते हैं। अब कुछ फंक्शंस देख लेते हैं सेल वॉल के। स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, देखो एनिमल्स में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है क्योंकि एनिमल्स के पास बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। प्लांट सेल के पास चाहे समर हो चाहे विंटर हो, आंधी तूफानों से लड़कर वहीं एक जगह पर रहना पड़ता है प्लांट सेल को। तो प्लांट सेल को सेल वॉल स्ट्रेंथ बहुत प्रोवाइड करता है और बहुत रिजिडिटी प्रोवाइड करता है सेल को, ठीक है। इंजुरी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में प्रिवेंट करता है सेल को, नाइबरिंग सेल्स को कनेक्ट करता है। साइटोप्लाज्म, जैसे कि मैंने बताया, सेल ऑर्गेनेलीज और साइटोसोल कंबाइन करके साइटोप्लाज्म बनाते हैं, उन्हें हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं उनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है और वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म भी करती हैं। साइटोप्लाज्म लिटिल विस्कस होता है, इसके अंदर डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स, डिजॉल्व प्रोडक्ट्स होते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। अब हम मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम और वैक्यूल आ जाता है। तो सबसे पहले हम इन चार ऑर्गेनेलीज को पढ़ेंगे। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स का, ठीक है। अब ये दो टाइप्स के होते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। अब आप ये बात याद रख लो, जहाँ पर भी राइबोसोम आएगा वहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस होनी ही होनी है। तो इसका आपको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन भी इसी से लर्न हो जाना चाहिए कि इसके ऊपर राइबोसोम अटैच होते हैं तो प्रोटीन सिंथेसिस ये करता है। सेकेंड टाइप है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है और जो लीवर सेल में टॉक्सिन्स होते हैं उसको डिटॉक्सीफाई करता है। मतलब जो बहुत ज़्यादा बियर ले रहा है, ठीक है, ड्रग्स ले रहा है, तो उसकी जो लीवर सेल में टॉक्सिन्स हैं उसको वो डिटॉक्सीफाई करेगा। तो हमें लीवर सेल में कुछ बड़ी बड़ी और कुछ ज़्यादा ही स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलती है। अब इनके फंक्शन देख लेते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्ट करता है एज अ चैनल टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल, ठीक है। पॉइजन, ड्रग्स को डिटॉक्सीफाई करता है, लिपिड और प्रोटीन की सिंथेसिस भी होती है। अब इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का सेकेंड ऑर्गेनेली है गोल्गी अपैरेटस। कैमिलो गोल्गी ने इसे सबसे पहले ऑब्जर्व किया था 1898 में। ये नेटवर्क है मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स का जो कि पैरेलली अरेंज्ड होते हैं
इन स्टेक्स, और ये स्टैक को हम सिस्टर्न्स बोलते हैं या फिर सिस्टर्नाई बोलते हैं। प्लांट सेल में गोल्गी एपरेटस फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसे हम डिक्टियोसोम बोलते हैं प्लांट सेल में। अब आप बहुत ही अच्छे से गोल्गी एपरेटस को देखो, आपको क्या दिख रहा है? एक साइड कॉन्केव साइड है जो गुफा टाइप की स्ट्रक्चर बन रहा है, राइट। तो उसको हम सिस फेस और फॉर्मिंग फेस बोलते हैं। कॉन्केव फेस के अपोजिट कॉन्वेक्स फेस होगा, इसको हम ट्रांस फेस और मैच्योरिंग फेस भी बोलते हैं। फॉर्मिंग फेस, मैच्योरिंग फेस क्यों बोलते हैं ये आगे हम पढ़ेंगे। फंक्शन देख लेते हैं गोल्गी एपरेटस का। जो भी मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है उसे डिस्पैच किया जाता है टू वेरियस पार्ट्स इनसाइड और आउटसाइड द सेल। किसके थ्रू? गोल्गी एपरेटस के थ्रू। सेलुलर सिक्रीशंस की स्टोरेज भी होती है और गोल्गी एपरेटस एक इम्पॉर्टेंट साइट है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स के लिए। लाइजोसोम भी सिंथेसिस होता है। अब देखो, जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन और लिपिड्स बन जाएंगे तो कॉन्केव फेस में जाएंगे गोल्गी एपरेटस के, ठीक है। अब गोल्गी एपरेटस के कॉन्केव फेस मतलब फॉर्मिंग फेस से जाएंगे और मैच्योरिंग फेज में निकलेंगे। अब वो मैच्योर हो जाएंगे तो निकलेंगे, मतलब प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन्स बन जाएंगे और लिपिड ग्लाइकोलिपिड्स बन जाएंगे, ओके। लाइजोसोम, लाइजोसोम मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और ये डाइजेस्टिव एंजाइम एसिडिक पीएच पर एक्टिव हो जाते हैं। जैसे प्रोटीएजेस प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लाइपेजेस लिपिड्स को, न्यूक्लिएजेस न्यूक्लिक एसिड को, ग्लाइकोसिडेज कार्बोहाइड्रेट और पॉलीसेक्राइड को, फॉस्फोटेजेस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को डाइजेस्ट करता है। अब इसके फंक्शन क्या है? लाइजोसोम जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं सेल में उसको डाइजेस्ट करता है। कभी कभी क्या होता है ह्यूमन बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में कि सेल की कंडीशन अच्छी नहीं हो जाती है, वो दूसरे सेल को भी इन्फेक्ट करने लग जाता है, तो वहाँ पर ये लाइजोसोम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल की तरह एक्ट करता है और वो अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। लास्ट इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की ऑर्गेनेलीज है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होती हैं। इनकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। इसमें वाटर भी होता है और कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम मिलाकर सेल सेप बोल देते हैं। सेल सेप के अंदर मिनरल, अमीनो एसिड, प्रोटीन्स, एंजाइम्स आ जाती हैं। प्लांट सेल में इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और कम में होते हैं, मतलब ज़्यादा नंबर्स में नहीं होते। अब इसका फंक्शन क्या है? प्लांट सेल में वैक्यूल रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। एनिमल सेल की बात करें तो सारे ही एनिमल सेल में वैक्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। एनिमल सेल में वैक्यूल्स स्मॉल साइज में प्रेजेंट होते हैं और इनके फंक्शन वेरी करते हैं। जैसे डाइजेस्टिव वैक्यूल फूड को डाइजेस्ट करता है, पैरामीशियम और अमीबा में होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक्सक्रीशन, ऑस्मो रेगुलेशन जैसे प्रोसेस करता है। पैरामीशियम और अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। फूड वैक्यूल इनटेक ऑफ फूड में हेल्प करता है और ये अमीबा में प्रेजेंट होता है। अब इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम खत्म हुआ, अब हम आगे बढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन याद रखना है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो कॉन्टिन्यूअस बाउंड्री होती है। इनर मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट होती हैं। इनफोल्डिंग्स को हम क्रिस्टाई बोलते हैं और ये सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं। जो इनर कंपार्टमेंट होता है वो फिल्ड होता है विद अ डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स, उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स के अंदर सर्कुलर डीएनए भी होता है। अब आप बोलोगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए? हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का सर्कुलर डीएनए होता है जिस तरीके से प्रोकैरियोट्स में होता है। और कुछ आरएनए के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, राइबोसोम्स भी होते हैं 70S। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने खुद के प्रोटीन्स भी होते हैं, ठीक है। अब ये डिवाइड किससे करते हैं? फिजन से। अब हम पढ़ते हैं ऐसी ऑर्गेनेली जो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, प्लास्टिड। प्लास्टिड सिर्फ प्लांट और यूग्लिनॉइड्स में प्रेजेंट होता है। तो इनके पास पिगमेंट्स होते हैं और वो पिगमेंट्स कलर्स देते हैं प्लांट को। जैसे क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट कंटेन करता है जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं और ये ग्रीन कलर लीफ में जो होता है वो क्लोरोफिल की वजह से ही होता है। ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड होते हैं, कैरेटिनॉइड पिगमेंट्स कंटेन करते हैं, रेड, येलो, ऑरेंज जैसे कलर देते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का ऐसा कलर देने का कोई काम नहीं है, ये कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, स्टोरेज में हेल्प करते हैं।
अगर ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च स्टोर कर रहा है तो हम इसे एमाइलोप्लास्ट बोलते हैं, अगर ऑयल स्टोर कर रहा है तो एलाइयोप्लास्ट, अगर प्रोटीन तो एल्यूरोप्लास्ट। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं प्लास्टिड का काम है, फंक्शन लिख सकते हैं प्लास्टिड का कि ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, कलर्स देता है फ्लावर्स और प्लांट्स को, और फूड स्टोर करता है। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मतलब प्लांट की बात करी जाए तो मीजोफिल में पाया जाता है। मीजोफिल आप पढ़कर आए हो, बताना मीजोफिल कहाँ पर होता है। लेंस ओवल स्फेरिकल शेप में होते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट का जो नंबर है वो 1 भी हो सकता है जैसे कि क्लेमिडोमोनास में होता है, और 20 to 40 नंबर भी हो सकता है पर सेल जैसे कि मीजोफिल में होता है। डबल मेम्ब्रेन होती है, जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो लेस परमिएबल होती है, और जो स्पेस होता है इनर मेम्ब्रेन का उसे हम स्ट्रोमा बोलते हैं। जो फ्लैटेंड सैक टाइप स्ट्रक्चर होता है उसे हम थैलाकोइड्स बोलते हैं। थैलाकोइड्स स्टेक्स में अरेंज होते हैं और इन स्टेक को हम ग्रेना बोलते हैं। जो फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल होते हैं वो थाइलेकोइड को कनेक्ट करते हैं ऑफ डिफरेंट ग्रेना। जो स्ट्रोमा होता है वो एंजाइम कंटेन करता है, वो एंजाइम जो कि ज़रूरी हैं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। इसके पास भी खुद का सर्कुलर डीएनए होता है, राइबोसोम होता है। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हमने सारी पढ़ ली है। अब हम पढ़ते हैं राइबोसोम, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। इसे सबसे पहले ऑब्जर्व किया था जॉर्ज पैलेट ने। ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होता है, इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। अच्छा, इसके पास 2 यूनिट होती है, लार्ज यूनिट एंड स्मॉल यूनिट। जैसे यूकैरियोटिक में 60S और 40S यूनिट होती है। अब इनको प्लस करके हम 100S नहीं लिख सकते हैं, इनको हम लिखते हैं 80S। ठीक है। अच्छा, अब आप क्वेश्चन करोगे कि ये S क्या है। S स्वेडबर्ग्स यूनिट है, मतलब आप यूँ समझ लो कि ये राइबोसोम का साइज़ बताती है कि राइबोसोम का साइज़ कितना हो सकता है। ठीक है, मेजर करती है राइबोसोम के साइज़ को। ठीक है। प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम होता है। राइबोसोम कहाँ कहाँ मिलते हैं, सेल में ऐसे फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड भी होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं। साइटोस्केलेटन, जो साइटोप्लाज्म में छोटी छोटी प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर होते हैं, उनके नेटवर्क होते हैं, उन्हें हम साइटोस्केलेटन बोलते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स हॉलो ट्यूब होते हैं, प्रोटीन और ट्यूबुलिन से बने हुए होते हैं। माइक्रोफिलामेंट माइक्रोट्यूब्यूल से पतले होते हैं और ये प्रोटीन एक्टिन से बने हुए होते हैं। ये बहुत ज़्यादा फंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, जो सेल का शेप होता है उसकी भी मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं। अब हम सीलिया एंड फ्लैजेला पढ़ते हैं। ये हेयर लाइक आउटग्रोथ्स होती हैं सेल मेम्ब्रेन की। सीलिया तो बहुत ही छोटी छोटी होती हैं और बहुत ज़्यादा नंबर में होती हैं। फ्लैजेला कम नंबर में होता है बट इसका साइज़ बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू सीलिया। अच्छा, अगर हम इनको कुछ इस टाइप से कट करें तो हमको कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इसको हम एक्सोनियम बोलते हैं, कोर को। अब यहाँ पे आपको सेंट्रल ट्यूब्यूल दिख रही है, 2 सेंट्रल ट्यूब्यूल हैं। ठीक है, ये ब्रिज से कनेक्ट की गई हैं और इनक्लोज्ड है ये बाय अ सेंट्रल शीथ। आप पेरीफ्री पे आप देखो, पेरिफेरल डबलेट्स नज़र आएंगे, ये 9 पेयर में होती हैं और ये सेंट्रल शीथ से कनेक्ट होती हैं बाय रेडियल स्पोक। पेरिफेरल डबलेट्स होते हैं वो भी आपस में कनेक्ट होते हैं बाय लिंकर्स। ठीक है, या फिर इंटर कनेक्टेड लिंकर्स आप बोल सकते हो। अच्छा, अब इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, इस अरेंजमेंट को हम 9+2 एरे अरेंजमेंट बोलते हैं, क्योंकि देखो 9 पेरिफेरल डबलेट्स हैं जो कि पेरीफ्री पे हैं और सेंट्रल पे 2 सेंट्रल ट्यूब्यूल्स हैं। ये पेयर में नहीं है, अलग अलग हैं। फंक्शन देख लेते हैं फ्लैजेला और सीलिया का। तो मूवमेंट कॉज करता है, जो सीलिया होता है वो सेल को भी मूव कर सकता है और जो सेल के आसपास मटेरियल हैं, ठीक है, फ्लूइड हैं, उसको भी मूव करवा सकता है। सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल पढ़ते हैं। ये ऑर्गेनेली सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है और मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती है, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। ठीक है, सेंट्रियोल एक माइक्रोट्यूब्यूल है जो कि सेंट्रोजोम बनाता है। कैसे बनाता है ये हम आगे देखेंगे। पेरिफ्री में पेरिफेरल फाइब्रिल्स होते हैं जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन के होते हैं और ये ट्रिपलेट होते हैं, मतलब 3 नंबर्स में होते हैं और अगर आप इसे काउंट करो तो ये टोटल 9 होते हैं। ट्रिपलेट्स आपस में भी कनेक्ट होते हैं। जो सेंट्रल पार्ट होता है
सेंट्रियोल का। ये प्रोटीनेशियस होता है और इसको हम हब बोलते हैं, ठीक है। ये भी पेरिफेरल ट्रिपलेट से कनेक्ट होता है बाय रेडियल स्पोक्स, और रेडियल स्पोक भी प्रोटीन से बने हुए होते हैं। तो इसकी अरेंजमेंट कितनी हुई है? इसकी अरेंजमेंट है 9+0, ठीक है। अब सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम दो सेंट्रियोल से मिलकर बना होता है। जब दो सेंट्रियोल्स परपेंडिकुलरली अरेंज होते हैं तो एक सेंट्रोजोम बनाते हैं। न्यूक्लियस, फाइनली हम न्यूक्लियस पर आ चुके हैं। न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले इसे डिस्क्राइब किया था 1831 में। आगे चलकर जो इसके मटेरियल्स हैं वो स्टेन्ड किए गए थे बाय बेसिक डाइज, और इसे नेम दिया गया था क्रोमेटिन का। किसने दिया था? फ्लेमिंग ने। अगर हम इंटरफेस न्यूक्लियस की बात करें, मतलब जब सेल नहीं डिवाइड हो रहा होता है, तो इंटरफेस न्यूक्लियस में कुछ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स होते हैं जिन्हें हम क्रोमेटिन बोलते हैं। न्यूक्लियर मैट्रिक्स में एक या एक से ज़्यादा स्फेरिकल बॉडी हमें दिखती है, उसे हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। अब जो न्यूक्लियस है वो 2 पैरेलल मेम्ब्रेन से होती हैं, ठीक है। और जो इन दोनों मेम्ब्रेन के स्पेस हैं उनको हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। सेल एनवेलप में कुछ न्यूक्लियर पोर होते हैं, कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें हम न्यूक्लियर पोर बोलते हैं, और यहीं से आरएनए का आना जाना होता है। न्यूक्लियोलस बात करें तो न्यूक्लियोलस राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस के लिए एक इम्पॉर्टेंट साइट है। जो क्रोमेटिन होता है उसके अंदर डीएनए, कुछ बेसिक प्रोटीन्स और आरएनए आ जाते हैं। अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें तो एक सेल में 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए होता है, जो कि आगे चलकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और आप बोल सकते हो इकट्ठे हो जाते हैं और ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखो ये है हमारा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में हमें क्रोमेटिड्स नज़र आती हैं। अभी इन 2 क्रोमेटिड्स को होल्ड कौन करता है? सेंट्रोमियर होल्ड करके रखता है। सेंट्रोमियर की साइड्स पर हमें डिस्क शेप स्ट्रक्चर नज़र आता है जिसे हम नाइट्रोकोर्स बोलते हैं। अगर हम क्रोमोसोम के टाइप की बात करें तो मेटासेंट्रिक होता है, जिसमें जो सेंट्रोमियर है वो एकदम सेंटर पर होता है। सब मेटासेंट्रिक में थोड़ा सा ऊपर होता है सेंट्रोमियर। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर और भी ज़्यादा ऊपर होता है। टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में टर्मिनल सेंट्रोमियर होता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कुछ क्रोमोसोम के ऊपर नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, जिन्हें जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स टाइप के होते हैं उन्हें हम सैटेलाइट क्रोमोसोम बोल देते हैं, ठीक है। माइक्रोबॉडीज़ और भी बहुत सारी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स होती हैं जिन्हें हम माइक्रोबॉडीज़ बोलते हैं। इनके अंदर बहुत सारी एंजाइम्स होती हैं, प्लांट सेल और एनिमल दोनों में ही मिलते हैं। बस भाई हमारा यूकैरियोटिक सेल का डिस्कशन कंप्लीट हुआ। अब हम प्रोकैरियोटिक सेल की तरफ बढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के पास सेल वॉल भी होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है, और एक चीज़ और होता है जो हम आगे पढ़ेंगे, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होती है। कोई भी डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है प्रोकैरियोटिक सेल के पास। मतलब अभी हमने देखा कि जो यूकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस है उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर वो आगे चल के क्रोमोसोम में भी चेंज हो जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक के पास ऐसा कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं होता है। जहाँ पर डीएनए प्रेजेंट होता है उस एरिया को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इसके पास स्मॉल सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट होता है जिसे हम प्लाज्मिड बोलते हैं, और ये फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स को कोड करता है। सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन, इसमें 3 लेयर्स पाई जाती हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स का कंपोजिशन सेल टू सेल डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी अगर लूज शीथ है तो हम उसे स्लाइम लेयर बोलेंगे, अगर थिक और टफ है तो हम उसे कैप्सूल लेयर बोलेंगे। सेल वॉल की बात की जाए तो अभी हम सेल वॉल तो डिटेल में पढ़कर आए हैं। हाँ, ये होती है कि प्रोकैरियोटिक में जो बैक्टीरिया होती हैं उनकी पॉलीसेकेराइड की सेल वॉल होती है, और ये शेप देती हैं सेल को, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं और बर्स्ट करने से प्रिवेंट करती हैं, जैसे कि हमने सेल वॉल के फंक्शन में पढ़ा था। सेल मेम्ब्रेन हम पढ़कर आए हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन प्रोकैरियोटिक में एक स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती हैं जिसे हम मीजोजोम्स बोलते हैं। मीजोजोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन होती हैं। 3 स्ट्रक्चर के फॉर्म में होती हैं, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लेमिला, ठीक है। सेल वॉल की फॉर्मेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में, रिस्पिरेशन में और सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं। ये सारे फंक्शन इनके होते हैं। कुछ प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि
अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन बनती है जिसे हम क्रोमेटोफोर्स बोलते हैं और ये पिगमेंट्स कंटेन करती हैं। और ये कहाँ पर होती हैं एक्सटेंशंस? ये साइटोप्लाज्म में होती हैं। अगर मूवमेंट की बात करें कि प्रोकैरियोटिक सेल मोटाइल होता है या नॉन मोटाइल, तो फ्लैजेला होता है इनमें। फ्लैजेला में ये पार्ट फिलामेंट होता है, ये बेसल बॉडी, और ये इसे हम हुक बोलते हैं। पिल्लाई और फिम्ब्री स्ट्रक्चर भी हमें पढ़ना है। पिल्लाई इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि स्पेशल प्रोटीन से बना हुआ होता है। फिम्ब्राई स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स होता है जो कि सेल से स्प्राउटिंग आउट होता है। फिम्ब्राई, और ये मोटिलिटी में हेल्प नहीं करता है। ये क्या करता है? बैक्टीरिया को रॉक्स में बैक्टीरिया को अटैच करने में हेल्प करता है। मतलब कि रॉक से अटैच कर दिया, होस्ट बॉडी में जो टिश्यूज़ हैं उनके टिश्यूज से अटैच कर दिया, ये काम होता है इनका। राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज़। राइबोसोम आपको पता है 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक का होता है और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है राइबोसोम। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स mRNA से अटैच कर जाते हैं और एक चेन फॉर्म कर देते हैं जिसे हम पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम्स बोलते हैं। चलो भाई, अब हम पढ़ते हैं इंक्लूजन बॉडीज़। इंक्लूजन बॉडीज़ प्रोकैरियोटिक सेल की साइटोप्लाज्म में होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में रिजर्व मटेरियल स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होती है, साइटोप्लाज्म में फ्रीली ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। अब इसका एग्जांपल है फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स। एक और है गैस वैक्यूल्स। ये ब्लू ग्रीन एल्गी, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में मिलते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। और मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है कि आपने कब से रिक्वेस्ट की थी और मैं अब बना रही हूँ, क्योंकि मेरी वीडियोस में लगभग 15 to 20 डेज लग ही जाते हैं। ठीक है, 20 से ज़्यादा भी लग सकता है। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर आपको कोई चैप्टर चाहिए हो, ठीक है, तो आप मुझे जल्दी बताओ। ऐसे आपका कल पेपर है और आज आप मुझे बता रहे हो, तो ऐसे तो मैं नहीं बना सकती हूँ इतनी लंबी वीडियो। ठीक है, तो कभी कभी मैं दूसरे चैप्टर की तैयारी कर रही होती हूँ और रिक्वेस्ट आ जाती है कि आप सेल बायोमॉलिक्यूल्स या कोई भी चैप्टर की वीडियो बनाओ। तो अभी वो पुराने वाले चैप्टर को छोड़कर नई वीडियो बनाना ये सही बात नहीं होगी। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि मुझे 12th की वीडियोस भी डालना होता है, क्योंकि 12th के भी तो स्टूडेंट है। वो बात अलग है, 11th की वीडियोस में मेरे व्यू अच्छे आते हैं, बट मुझे 12th का कंटेंट भी डालना होता है। अच्छा, मैंने 12th की वीडियो में बताया था कि मैं एक नया चैनल बनाने का सोच रही हूँ, तो आप मुझे बताओ कि आप मुझे सपोर्ट करोगे या नहीं। और वो चैनल सेल्फ इंप्रूवमेंट के बारे में होगा, कुछ हॉबीज़ के बारे में होगा, बुक्स के बारे में होगा, रिलीजन के बारे में भी इन्फॉर्मेशन होगी। तो आप मुझे सपोर्ट करोगे या नहीं, ये ज़रूर बताना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, लिसनिंग एंड चूजिंग माई वीडियो।